सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो विभिन्न अभिक्रियाएं हैं उनको कई प्रकार की अभिक्रियाओं में अपन ने क्लासिफाई किया। उसमें से ज़्यादातर अभिक्रियाएं पिछले वीडियोस तक अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें कई प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में या विभिन्न कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। और आज जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं भी हैं, मतलब इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाओं को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए कौन सी अभिक्रियाएं हैं आज हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसके मध्य पाए जाने वाले OH बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। मतलब जो अभिक्रियाएं हैं उसमें ये वाला बंध टूटेगा, ये अभिक्रिया है मेन। देखिए कौन कौन सी अभिक्रिया है। सबसे पहले अपन देखें जैसे सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु किनको बोलेंगे? वे धातु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। और अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो सक्रिय धातु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दें उनको सक्रिय धातु कहते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। ये सक्रिय धातु हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे अपन अभिक्रिया में देखें RCOOH प्लस सोडियम, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु लगेंगे, दो ही सोडियम धातु के परमाणु काम में आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बनेगा? RCOO माइनस Na प्लस H2 गैस। सोडियम कार्बोक्सिलेट बना, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ। देखिए यहां पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें से क्या निकला? H+। दो अणुओं में से दो H+ निकले। दो सोडियम परमाणुओं ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया दोनों H+ आयनों को, और दोनों H+ आयनों के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से इस तरह से बंध का निर्माण हो गया और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ। H+ के निष्कासन से ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ गया, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से सोडियम पे धनावेश आ गया। इस ऋणायन और धनायन के मध्य इस तरह से आकर्षण बल हो गया, लवण का निर्माण हो गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो इस तरह से ये सक्रिय धातुओं के साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। और एग्जाम्पल ले लें अपन, जैसे RCOOH प्लस मैग्नीशियम, इसके दो अणु लगेंगे, और RCOO माइनस होल ट्वाइस मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम का एक ही परमाणु लग रहा है, क्यों? क्योंकि प्रति परमाणु मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि सोडियम प्रति परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए मैग्नीशियम का एक ही परमाणु लगा और ये मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण हो गया। मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट। तो सक्रिय धातुओं के साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस का विसर्जन करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा देखिए क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण बनाते हैं, साथ में जल के अणु का निष्कासन होता है। देखिएगा
RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अपना अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? क्षार के साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से H+, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH- जल के अणु का निर्माण करेंगे। H+ के निष्कासन से ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, OH- के निष्कासन से सोडियम पे प्लस आ जाता है, और ये ऋणायन और सोडियम धनायन इस तरह से लवण बना देंगे और साथ में जल के अणु का निर्माण होगा। तो यह है सोडियम कार्बोक्सिलेट। जल निकल गया। सोडियम कार्बोक्सिलेट क्या है? लवण है। वे यौगिक जो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, साथ में जल के अणु का निष्कासन करते हैं, उन यौगिकों की प्रकृति निश्चित रूप से कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। तो ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, ये अभिक्रिया भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। क्षार के साथ वाली जो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, इसे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 व सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा भी कहते हैं, के साथ अभिक्रिया। तो देखिए क्या होगा, RCOOH प्लस Na2CO3 क्या बनेगा? RCOONA प्लस CO2 प्लस H2O। दो सोडियम है तो ये दो अणु और इधर ये दो अणु। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली? कि इस अभिक्रिया से जो निकलने वाली गैस है उसको अगर चूने के पानी में से प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़्यादा देर तक अपन प्रवाहित करेंगे तो वो दूधिया रंग गायब हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण है, उसको पहचानने का तरीका है। वैसे ही अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो RCOONA वही सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस CO2 प्लस H2O निकलेगा। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण भी कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है ना नीचे वाली, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण से अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों की पहचान करते हैं। देखिए कैसे, अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता और फिनोल की अम्लता की तुलना अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें जो एल्कोहल है वो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होता है। मतलब लिटमस पत्र में कोई परीक्षण नहीं करता, नीले को लाल या लाल को नीला नहीं करता है। तो एल्कोहल की अम्लता बहुत कम है। फिनोल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल भी नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो अपन ये पहचान तो लेते हैं कि भाई लिटमस पत्र के द्वारा कि एल्कोहल तो नहीं है, फिनोल या कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कोई सा एक हो सकता है अगर अपने को पहचान करने के लिए दिया जाए। अब दिया गया यौगिक फिनोल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अपन कैसे पहचानेंगे? तो ये अपन पहचानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण के द्वारा।
फिनोल की अभिक्रिया अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा अपन फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बता सकते हैं, दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहचानने का तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके प्रैक्टिकल्स में भी ये है। तो ये जो तीन अभिक्रियाएं हैं, सक्रिय धातुओं के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्षारों के साथ लवण और जल का निर्माण करते हैं, सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और CO2 गैस का निष्कासन होता है। तीनों ही अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। इस तरह की अभिक्रियाएं जो भी यौगिक देगा वो निश्चित रूप से अम्लीय प्रकृति का होगा। ये आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। अब इस अम्लता के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अम्लता को अपन कैसे नापेंगे, और साथ ही अपन बाद में पढ़ेंगे कि अम्लता का कारण क्या है। कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें तो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देने की क्षमता है, जबकि फिनोल में नहीं है, उसमें भी तो H+ निकलता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पढ़ेंगे और अम्लता का कारण क्या है वो भी अपन डिटेल में देखेंगे। इसमें कई प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी में टॉपिक है, मेन टॉपिक तो यही है OH बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। इसमें जो सब टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा, अम्ल किसे कहेंगे? आरेनियस के अनुसार वे यौगिक अम्ल होते हैं। आरेनियस एक वैज्ञानिक था, उसने सिद्धांत दिया था अम्ल क्षार सिद्धांत। वे यौगिक अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं, उनको अपन अम्ल कहते हैं। तो उसी सिद्धांत के अनुसार अगर अपन देखें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जब अपन जल में घोलेंगे तो यह क्या करेगा, H+ आयन त्यागेगा जो कि H2O अणुओं के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल ने H+ आयन त्यागा तो उससे तो ऋणायन बन गया। इस ऋणायन को अपन क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये H+ जाके जल के अणु से जुड़ जाता है, क्योंकि जल के अणु में ऑक्सीजन पर लोन पेयर पाए जाते हैं, और क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये अभिक्रिया देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और यहाँ पे साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे। तो गुलबर्ग वागे के नियम, जिसको अपन द्रव्य क्रियानुपाती का नियम भी अपन कहते हैं, गुलबर्ग वागे के अनुसार जो द्रव्य क्रियानुपाती का नियम है उसमें जो साम्य स्थिरांक प्राप्त होता है, साम्य स्थिरांक, इसको अपन डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, रासायनिक बलगतिकी वाले में। तो देखिएगा KEQ बराबर RCOO माइनस H3O प्लस बटा RCOOH H2O, और KEQ क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक।
तो द्रव्य क्रियानुपाती के नियम के अनुसार साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होता है? साम्य अवस्था पर उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटा अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं। तो ये तो उत्पादों की सांद्रताओं गुणनफल है और बटा ये क्या है? अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, और इसी अनुपात को क्या कह रहे हैं? साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं। अब इसमें के ई क्यू को H2O की सांद्रता से यहाँ गुणा करें, के ई क्यू H2O की सांद्रता इधर ले आए तो क्या होगा? RCOO माइनस H3O प्लस बटा RCOOH। अब चूंकि जिस भी किसी अभिक्रिया में अगर आप H2O को काम में लेते हैं, जल को काम में लेते हैं, तो जल को हमेशा आधिक्य में लिया जाता है। तो अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है या परिवर्तन नगण्य आता है। तो अपन कहेंगे कि जो H2O की सांद्रता है वो भी एक स्थिरांक राशि है। तो यहाँ पर ये KEQ साम्य अवस्था स्थिरांक है, H2O की सांद्रता भी एक स्थिरांक राशि ही है। तो दोनों का गुणनफल भी क्या हो जाएगा? एक स्थिरांक ही हो जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? Ka, और इसका मान हो जाएगा RCOO माइनस H3O प्लस बटा RCOOH। Ka क्या चीज है? Ka है अम्ल का वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहां से अपन Ka यहां पे निकाल लेंगे। अब देखिए, हाइड्रोनियम आयन है, ये H+ आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। जितने H+ होंगे उतने ही तो हाइड्रोनियम आयन होंगे। तो इस विलयन में H+ आयन जितने ज्यादा होंगे, Ka का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए Ka का मान H+ आयनों की सांद्रता के समानुपाती है कि नहीं। तो H+ आयन ज्यादा होंगे, Ka ज्यादा होंगे। H+ आयन ज्यादा होंगे, इसका मतलब अम्ल है वो ज्यादा H+ आयन दे रहा है, तो अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है उसका, तो अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगा, अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो किसी भी अम्लीय सामर्थ्य का जो मान है वह उसके Ka अम्ल के वियोजन स्थिरांक मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट के मान पर निर्भर करता है। जिस अम्ल के लिए Ka का मान जितना ज्यादा है उसका अम्लीय सामर्थ्य भी उतना ही ज्यादा होता है। ये बहुत ही, तो Ka क्या है? अम्लीय सामर्थ्य को नापने का एक तरीका होता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, Ka के मान को प्रयुक्त ना करके एक नया टर्म आ गया है pKa को प्रयुक्त किया जाता है। आजकल अम्लीय सामर्थ्य को बताने के लिए या गणना के लिए pKa प्रयुक्त करते हैं। Ka के स्थान पर किसके मानों को प्रयुक्त करते हैं? pKa के मानों को प्रयुक्त करते हैं। pKa होता क्या है? pKa बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ये pKa का फॉर्मूला होता है। तो Ka के ऋणात्मक लघु गुणक को ही pKa कहते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka इज नोन एज pKa। ऋणात्मक लघु गुणक है किसका? Ka का, इसी को pKa कहते हैं। अब यहां देखिए, Ka का मान जितना ज्यादा होगा pKa का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चिन्ह है। तो यहां पर मैं फिर लिख दूं, H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी Ka का मान उतना ही ज्यादा होगा। Ka का मान जितना ज्यादा होगा pKa का मान उतना ही कम होगा। और
अम्लीय सामर्थ्य उतना ज्यादा होगा। अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए 4 चीजें हैं। अम्लीय सामर्थ्य को अपन कैसे नापेंगे? H+ आयन जितना ज़्यादा निकलेगा किसी भी अम्ल में से अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा। किसी भी अम्ल के लिए Ka का मान, अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा। और किसी भी अम्ल के लिए pKa का मान जितना कम होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं जिन्हें फैटी एसिड्स भी कहते हैं, वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पे मैं स्टार लगा दूं। फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या है? दुर्बल अम्ल होते हैं। जितने भी फैटी एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इनके pKa का जो मान है या Ka का जो मान है, इनके लिए Ka का मान है वो 10⁻⁴ से 10⁻⁵ तक होता है। और अगर अपन pKa की बात करें, pK, तो pKa का मान 4 से 5 तक होता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके लिए Ka का मान 10⁻⁴ से -10⁻⁵ तक, और pKa का मान है वो 4 से 5 तक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल होते हैं, लेकिन एल्कोहल और फिनोल की तुलना में प्रबल होते हैं। तो ये चीज भी आपको बहुत ही, इनकी देखिए तुलना भी करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पे जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड खनिज अम्लों, खनिज अम्ल कौन कौन से हैं? ब्रैकेट में लिख दो यहां पे, H2SO4, HNO3, HCl एटसेट्रा की तुलना में दुर्बल होते हैं। लेकिन एल्कोहल, फिनोल की तुलना में प्रबल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। कार्बोक्सिलिक अम्ल वैसे तो दुर्बल अम्ल हैं, उनके लिए Ka और pK के मान आपको पता है। खनिज अम्लों से अगर इनकी तुलना की जाए, H2SO4, HNO3, HCl, इनसे अगर इनकी तुलना की जाए तो ये दुर्बल अम्ल हैं। लेकिन अगर एल्कोहल और फिनोल के साथ इनकी तुलना की जाए तो ये प्रबल अम्ल हो जाते हैं इनकी तुलना में, एल्कोहल और फिनोल की तुलना में। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता। अब इसकी अम्लता का कारण क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एल्कोहल फिनोल से ज्यादा अम्लीय कैसे हो गया? आसानी से H+ कैसे त्यागने लग गया एल्कोहल फिनोल की तुलना में? तो अम्लता का कारण क्या है? ये H+ आयन क्यों त्यागता है, जबकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बनों में भी होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये H+ आयन के रूप में कैसे त्यागा जाता है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का कारण। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अम्लता का, या के, क्योंकि एक से ज्यादा कारण है, अम्लता के कारण। कारण क्या क्या है? तो पहला कारण देखिएगा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके अणुओं में अनुनाद पाया जाता है। तो पहला कारण क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अणुओं में
अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद देखिए कैसे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है और COH वाले ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है। जो C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य द्विबंध है उसके पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होंगे, इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, तो इस OH वाले ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो इस तरह कार्बन की तरफ आकर्षित होंगे। तो दो अनुनादी संरचनाएं इसमें बनती हैं, एक तो ये वाली और दूसरी है इसमें यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, ये इस ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन के बीच में द्विबंध आ गया, इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। तो देखिए संरचना एक और ये हो गई संरचना दो। अब देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी जो संरचना होती है वो इन दोनों प्रकार की अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है, दोनों को मिलाने से प्राप्त होता है। इन दोनों संरचनाओं को अपन मिला दें तो संरचना दो से अपने को क्या प्राप्त होता है कि जो OH वाला भाग है, इस OH वाले भाग में ऑक्सीजन पर धनावेश उत्पन्न हो गया। ऑक्सीजन की वैसे भी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है और चूंकि अनुनाद में इस अनुनाद में ऑक्सीजन पे धनावेश उत्पन्न हो गया तो इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व तो और भी कम हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की मतलब इसकी विद्युत ऋणता का मान बहुत ज्यादा हो गया। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध दुर्बल हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में आसानी से निष्कासित हो जाता है। ठीक है, तो ये इस अनुनाद के कारण हुआ। तो पहला कारण तो यह हुआ कि ऑक्सीजन पर धनावेश उत्पन्न हो जाने से OH बंध दुर्बल हो जाता है जिससे H+ आसानी से निष्कासित किया जा सकता है। दूसरा कारण देखिएगा, दूसरा कारण है कि अगर RCOOH में से H+ आयन का निष्कासन हो जाए तो उससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन भी अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो दूसरा कारण जो इसके अम्लीयता के गुण को उत्पन्न करता है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से H+ आयन के निष्कासन से बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो देखिएगा ये है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। इसमें अनुनाद कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे और इस ऑक्सीजन का ऋणावेश है वो इस तरह से इधर आ जाएगा, तो RC इधर माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड उत्पन्न हो जाता है। तो ये अनुनादी संरचना एक और ये अनुनादी संरचना दो, और दोनों को अगर अपन मिला दें तो RCOO और ये जो ऋणावेश है ये किसी एक ऑक्सीजन पर स्थिर नहीं है, ये इस ऑक्सीजन पर भी है, दूसरे वाले ऑक्सीजन पर भी है, कार्बन पर भी है। तो ये दो ऑक्सीजन और एक कार्बन के बीच में इस तरह से ये ऋणावेश है ये घूमता रहता है। तो ये क्या है, अनुनादी संकर, अनुनादी संकर है। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और अपन जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में या प्रक्रिया में उत्पाद अगर स्थायी है तो वह अभिक्रिया ज़्यादा संपन्न होती है। तो यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ज़्यादा स्थायी इसका मतलब ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बनता है इसका मतलब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में से ज़्यादा H+ आयन निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु में भी तो अनुनाद है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु भी अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। इससे बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन भी अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल स्वयं अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है तो ये H+ आयन क्यों देता है? तो इसका कारण क्या है कि कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है।
कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। अब देखिए यहां प्रश्न भी बन सकता है कि इसका कारण बताइए। तो कारण ये है, चूंकि दोनों में अनुनादी संरचनाएं हैं, लेकिन अनुनाद में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्थायी सबसे ज्यादा स्थायी संरचना वाला या सबसे ज्यादा अनुनादी संरचना कौन सी स्थायी होगी? तो देखिएगा, वे अनुनादी संरचनाएं जो समरूप होती हैं सबसे ज्यादा स्थायी होती हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन से बनने वाली देखिए दो अनुनादी संरचनाएं, ये दोनों समरूप हैं, एक जैसी हैं। उससे कम क्या होता है? वे अनुनादी संरचनाएं स्थायी होती हैं जिसमें आवेश का वितरण होता है। तो यहां कार्बोक्सिलेट आयन में सिर्फ एक ही प्रकार का आवेश है, माइनस, जो कि 3 प्रकार के परमाणुओं के मध्य वितरित हो रहा है। और उससे कम स्थायी वे होती हैं जिसमें आवेशों का पृथक्करण होता है। जैसे यहां पर देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसकी दोनों अनुनादी संरचनाएं समरूप नहीं हैं, अलग अलग हैं, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? यहां पर आवेशों का पृथक्करण हो रहा है, वितरण नहीं हो रहा है। देखिए संरचना एक तो उदासीन है, संरचना 2 में ऋणायन और धनायन 2 प्रकार के आवेश उत्पन्न हुए, मतलब इस एक संरचना में से, उदासीन में से प्लस और माइनस पृथक हो गए। तो कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो रहा है? दोनों संरचनाएं समरूप नहीं है, इनमें आवेशों का पृथक्करण हो रहा है। कार्बोक्सिलेट आयन है, उनमें क्या हो रहा है? दोनों संरचनाएं समरूप हैं और आवेश का वितरण हो रहा है। तो समरूप संरचनाओं और आवेश के वितरण के कारण कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु से ज़्यादा स्थायी होती हैं। तो ये ज़्यादा स्थायी हैं तो ये ज़्यादा बनेंगी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से ज़्यादा H+ आयन निकलेंगे, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो देखिए बहुत सारे इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब देखिए कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें अनुनादी संरचनाएं हैं, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें भी अनुनादी संरचना है। इन दोनों प्रकार की अनुनादी संरचनाओं में आप क्या देखते हैं कि C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल समूह वाला भाग है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इस कार्बोनिल समूह वाले भाग में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध और एकल बंध दोनों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। मतलब यहां पर देखिए इस संरचना द्विबंध है, यहां एकल बंध है। तो जो कार्बोनिल ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसमें ना तो द्विबंध के गुण है ना ही एकल बंध के गुण है, ये द्विबंध और एकल बंध के मध्य गुण वाला हो जाता है, इसमें पूर्णतः द्विबंध नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह में जो कार्बोनिल वाला भाग है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध के गुण नहीं रहने के कारण ये एल्डिहाइड और कीटोन के समान नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो ये क्या है? C डबल बॉन्ड O के मध्य द्विबंध के गुण नहीं होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है और एल्डिहाइड कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है, फिर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड और कीटोन के जैसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाते हैं? तो उसका कारण आप इस अनुनाद के द्वारा
बता सकते हैं कि इनमें सी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध के गुण हैं वो विलोपित हो जाते हैं, इनमें एकल बंध और द्विबंध के मध्य के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये है कारण। तो ये थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लता के कारण। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत से बनते हैं इसमें से। नेक्स्ट वीडियो में अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके अम्लीयता की तुलना एल्कोहल और फिनोल के साथ करेंगे। साथ ही अपन देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं पर अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उस प्रतिस्थापी का इसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, केमिस्ट्री अच्छे से समझते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, परिवारजनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।